हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और मेगा एजुकेशन पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और मेगा एजुकेशन में हम लोग राजनीति विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। और हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो आपको जानकारी है, संसद पार्लियामेंट चल रही थी और उस पार्लियामेंट में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां ली हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो महत्वपूर्ण काम क्या करती है। तो उसमें स्टूडेंट्स आपने देखा कि पार्लियामेंट का जो मेन जो उद्देश्य है या मेन जो फंक्शन है वो क्या था, विधि निर्माण या कानून निर्माण करना उसका महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद दूसरा हमने ये देखा कि बजट पारित करना, धन विधेयकों को पारित करना, ये सब। और उसके साथ में तीसरा एक महत्वपूर्ण काम संविधान में संशोधन करने का था। आज उसी से आगे हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे जो चैनल्स को आप देख रहे हैं, सराह रहे हैं, इसके साथ ही आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसका बेनिफिट्स उन लोगों को भी हो सके, उन स्टूडेंट्स को भी हो सके जो अभी तक लॉकडाउन में लेके बैठे हैं कि अभी क्लासें शुरू नहीं हुई या पढ़ाई शुरू नहीं हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को छोड़ दें। अभी सब चीजें सामान्य होने आई है। जैसे आप लोग देखे, रीट को लेकर भी गवर्नमेंट कुछ करने वाली है कि फरवरी में रीट होने वाला है। इसके अलावा और देखिए, आपका जो स्कूलिंग है उसके लिए भी गाइडलाइन आ रही है कि 26 तारीख को एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, उस मंत्रालय की मीटिंग होगी। और उसके बाद में ऐसा आ रहा है कि कहीं 1 नवंबर को आप लोग स्कूल ओपन हो। तो जुड़ जाइए पढ़ाई में, आप लोग अपनी चीजों को दुरुस्त कीजिए और फिर से आप कंटिन्यूटी बनाइए, ताकि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या जो भी बोर्ड परीक्षाएं आप लोग दे रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं उनमें आपको सफलता मिल सके। तो आइए देखते हैं अब हम क्या बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम संसद पढ़ रहे थे, संसद के कार्य। अब संसद जो है वो कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका का मतलब भी क्या है, यहाँ पे हम लोग कहें तो क्या है, मंत्री परिषद को कैसे नियंत्रित है, गवर्नमेंट जो पेवर गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को वो किस तरह से वो क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो देखिए, उसमें आप संसद को नियंत्रित करने के साधन या तरीके, यानी संसद किस तरह से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, किस तरह से, कौन कौन से उसके उपाय हैं, कौन कौन से उसके तरीके हैं, जिससे एक आपकी जो गवर्नमेंट आपने बनाई है वो पूर्ण बहुमत के साथ में है तो मनमाने तरीके से काम कर सकती है। तो उसको आपकी जो पार्लियामेंट है वो रोकती है। कैसे रोकती है, क्या उपाय है। इससे पहले आप ये भी जानिए कि जनता जो है, जनता भी क्या करती है, जनता भी कार्यपालिका को क्या करती है, नियंत्रित करती है। कैसे करती है जनता, देखिए, जनता अपने मताधिकार के द्वारा, मताधिकार के द्वारा जनता क्या करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कैसे करती है, देखिए, जैसे आपने गवर्नमेंट को चुना, आपने 5 साल के लिए, ये मान के चलिए आपने अपने हाथ कटा दिए, आप लोग 5 साल तक उन मंत्रियों का, उन सांसदों का, उन विधायकों का कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आपको मिलते भी हैं तो आपको आश्वासन दे देते हैं आपका काम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अभी आचार संहिता लग रही है, अभी हम लोग विधानसभा में या संसद में इसको उठाएंगे, है ना, काम होने वाला है, करवा देंगे आपका। ऐसा करके वो 5 साल तक निकाल देते हैं और जनता ये सब देखती रहती है, यानी ठगी सी महसूस करती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं 5 साल बाद में, वो विधायक या एमपी आपके सामने जब आता है तो आप उसको मजा चखा देते हैं और उस गवर्नमेंट का, उस विधायक का, उस सांसद का सुपड़ा साफ कर देते हैं। तो ये मताधिकार आपके पास हथियार है और इस हथियार के जरिए आप लोग उसको ये बाध्यता दिलाते हैं कि हाँ, हमने आपको चुना है और अब नहीं तो फिर आगे जब आओगे तब आपको याद आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या काम किया है हमने। तो एक तरह से कहे कि जनता भी मताधिकार के द्वारा उसको चुनती है, लेकिन ये लंबा टाइम है उसको नियंत्रित करने का। लेकिन जनता, हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें एक बहुत सुंदर विशेषता है
कि जनता 5 साल बाद में ये तय करेगी, 5 वर्ष लगेंगे उसको, 5 वर्ष बाद में आएगा जनता के सामने। लेकिन संसद जो आपकी है वो नित्य प्रतिदिन क्या कर रही है, इसको क्या करती है, रोकती है, या ये कहें उसको नियंत्रित करती है। अब आप ये सोचिए, नित्य प्रतिदिन सरकार को नियंत्रित कैसे करती, कार्यपालिका मीन्स मंत्री परिषद यानी सरकार को संसद कैसे नित्य प्रतिदिन, आप कहें जनता कुछ नहीं करेगी क्योंकि 5 साल है ना। रिकॉलिंग का भी सिस्टम हमारे यानी स्विट्जरलैंड में इस तरह का है कि जनमत संग्रह के द्वारा चुने प्रतिनिधि को वापस बुलाया जा सकता है 5 साल से पहले भी, अगर वो खराब नहीं उतरता है। लेकिन भारत में अभी तक इस तरह का सिस्टम नहीं आया। जो आपने चुन दिया वो 5 साल तक आपका विधायक, आपका एमपी, आपका सांसद है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में ये पावर जो है वो जनता की प्रतिनिधि सदन या संस्था कह सकते हैं, जिसको आप लोग संसद कहते हैं, वह संसद को ये पावर है कि वह नित्य प्रतिदिन उसका मूल्यांकन करती है, उसको नियंत्रित करती है। तो आइए जानते हैं कैसे नित्य प्रतिदिन रोजाना संसद जो है वो कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो यहाँ देखिए, संसद को नियंत्रित करने के साधन दिए हुए हैं, तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है, जैसे आप लोग देखिए हमारे जो स्कूलिंग की जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं, वैसे ही हमारे पार्लियामेंट के भी क्या होते हैं, सत्र शुरू होते हैं, उनका भी टाइम टेबल होता है, पीरियड स्टार्ट होते हैं उनके। तो इस तरह से जैसे ही हम लोग संसद में जाते हैं तो संसद का जो पहला जो शुरू का जो घंटा है, या आप ये कहें कि स्टार्टिंग में जो शुरुआत होती है, शुरुआत जो है वो लगभग 11 बजे से होती है संसद की, क्योंकि दूर दराज से सांसद आते हैं तो 11 बजे तक संसद में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वो 11 बजे संसद में पहुंचते हैं, इस समय जो कार्यवाही शुरू होती है, इस कार्यवाही को नाम दिया गया है प्रश्नकाल। और इस प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं। किनसे प्रश्न पूछे जाते हैं? मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मंत्रियों से तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं, तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं। तीखे प्रश्नों का मतलब यहां हो गया, जैसे लोकहित में कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लोकहित में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे देश में मूल्य वृद्धि हो रही है, देश में जो दंगे हो रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, इस तरह के प्रश्नों को लेकर मंत्री या सरकार को घेरा जाता है। तो विपक्ष के द्वारा प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों को विभिन्न मुद्दों के ऊपर प्रश्न किए जाते हैं और मंत्री उन प्रश्नों के जवाब देते हैं। ये बहुत ही हंगामेदार, या ये कह सकते हैं सदन का जो शुरुआती जो समय होता है वो बहुत ही तीखे प्रश्नों वाला होता है, हंगामेदार होता है। तो 11 से 12 बजे का समय प्रश्नकाल होता है और इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। किनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं? संसद में बैठे हुए, जैसे सरकार के प्रतिनिधि तो है ही, कौन है? मंत्री, गवर्नमेंट है, मोदी जी और उसकी जो भी है गवर्नमेंट है। उसके अलावा जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? प्रश्नकाल में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रश्नकाल में प्रश्न पूछते हैं। और ये शुरू का जो 1 घंटा है वो कहलाता है 11 से 12 बजे का समय प्रश्नकाल कहलाता है। तो प्रश्नकाल के जरिए भी उस चीज को प्रश्नकाल के जरिए भी उठाया जाता है कि अभी देश में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट विफल हो रही है, और वह उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। तो इसके जरिए क्या होता है कि आप लोग देखिए, लोकसभा और राज्यसभा आपका दूरदर्शन के चैनल्स भी हैं, आप लोग या इसके अलावा अखबार वगैरह में पढ़े, रोजाना की जो आप लोग जो डिबेट होती है या जो भी कार्रवाई हुई संसद को उसको पढ़िए आप लोग। इसके अलावा टीवी में अगर आप लोग कार्यक्रम देखें तो देखिए, 2-3 दिन अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे संसद में कैसे कार्रवाई होती है। संसदीय कार्रवाई हमने ब्रिटेन से ली है तो एकदम हंगामेदार होता है। कुछ कोई प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ तक कि प्रश्नकाल के दौरान इतना लोगों का जो वहां बैठे लोग सांसद हैं वो संसद के सामने, उसके अपना जो सदन का अध्यक्ष होता है उसके सामने आ जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाने लग जाते हैं। तो जो लोकसभा स्पीकर है या सदन का जो स्पीकर है वो उनको क्या कर सकता है, वो बाहर कर सकता है। इसके अलावा विपक्ष कई बार सरकार अगर उनकी बात का जवाब नहीं दे पा रही
तो वॉकआउट कर जाते हैं, बहिर्गमन कर जाते हैं, यानी बाहर चले जाते हैं, सदन का बहिष्कार कर जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं बाहर जाके। ये कार्रवाई आप लोग आए दिन देखते रहते हैं। तो प्रश्न काल के जरिए भी, और ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से सरकार की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? सरकार तो 5 साल चलेगी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक लोकमत तैयार होता है। ये जो मुद्दे हैं लोकहित के, यही तो विपक्ष उठा रहा है। तो ये बात पूरा देश देखता रहता है, और उस पूरे देश को देखने के बाद मीडिया, समाचार पत्र, दूरदर्शन वगैरह जितना भी है, उसमें वो दूसरे दिन या उस समय लाइव चलता रहता है। तो पब्लिक देखती है कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, कहां तक विफल रही है। तो एक लोकमत तैयार होता है, इसके जरिए भी कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है शून्यकाल। शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच का जो समय है, जैसे कि आप लोग 0 आवर्स भी कह सकते हैं, इसको 0 आवर्स भी कहते हैं। और ये जो शून्यकाल है वो किसी देश से नहीं लिया, ये भारत की उपज बताते हैं। भारत ने इसको शून्यकाल कहा। शून्यकाल के दौरान भी इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं, जिससे शून्यकाल में वो प्रश्न उठाए जाते हैं जो कि उनकी लिस्ट में भी नहीं होते। ये ऐसा दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रश्न को रख सकता है और पहुंच सकता है। ये भी बड़ा हंगामेदार होता है। इसके जरिए भी क्या किया जाता है, सरकार को घेरा जाता है, सरकार को घेरा जाता है। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का मतलब यहाँ है जो भी कार्यवाही चल रही है और उसके जरिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर बहस हो रही है, लेकिन इसको रोका भी जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव के जरिए भी देश का ध्यान वहां पर लाया जा सकता है संसद में। और उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कुछ इस तरह के मुद्दे होते हैं जो उस समय अचानक से घटना घट गई, जैसे महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं या देश में इस तरह की घटना घट गई जो वास्तव में बहुत ही खतरनाक है। उस चीज को भी गवर्नमेंट तो मतलब उसको लाना नहीं चाहेगी ना, क्योंकि मंत्री का मतलब सरकार अगर इस तरह की घटना की चर्चा वहां संसद में करेगी तो संसद में ये तय हो जाएगा कि सरकार विफल है अपने कार्यों के लिए, शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर लागू नहीं कर पा रही। ऐसी स्थिति में ऐसे मुद्दों पर जो विपक्ष बैठा हुआ है वो ध्यानाकर्षण लाता है और सरकार का ध्यान उस मुद्दे की ओर लाने की कोशिश करता है, और कई बार उसको स्वीकृति नहीं मिलती तो मेजे थपथपाना है, जोर जोर से बोलना है। फिर सदन का जो अध्यक्ष वो होता है कि आपको पूरा देश देख रहा है, देश की गरिमा का ध्यान रखें, आप सदन की गरिमा का ध्यान रखें। ओम बिड़ला जो है उनको बिठाता रहता है, ये आप लोग देखते हैं। देखा नहीं है तो आप इस कार्रवाई को देखें। अगर पॉलिटी में आपको रुचि पैदा करनी तो इस तरह की चीजें आपको देखनी चाहिए। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है कि उस प्रस्ताव को रखा जाता है जिसके ऊपर सदन का ध्यान देने की आवश्यकता है और सदन ने उस पर चर्चा नहीं की। तो इस तरह से भी क्या किया जा सकता है, नियंत्रित करते हैं। काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव में जो भी विधेयक चल रहा है उस काम को रोक के पहले बोले इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके ऊपर जनता का ध्यान जाना चाहिए, सरकार इसको ध्यान हटा रही है। तो काम रोको प्रस्ताव। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हथियार कह सकते हो वो है क्या, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और ये अविश्वास प्रस्ताव यानी सरकार को ये कहा जाता है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करें, आप लोग बहुमत में नहीं हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप मेजॉरिटी में नहीं हैं। तो विपक्ष उसको आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और सरकार के खिलाफ वोटिंग हो सकती है। और उस वोटिंग में जो भी मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा के प्रति सरकार उत्तरदायी होती है और जब तक लोकसभा में उसका बहुमत बना रहता है तब तक सरकार पूरे 5 साल तक काम करती है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार अल्पमत में है या उसका गठबंधन उसका साथ छोड़ चुका है। जैसे आप लोग देखिए 1989 के बाद में देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। 1989 से पहले जितनी भी गवर्नमेंट बनी है वो सभी एक तरह से आप कहें मेजोरिटी की सरकार थी, बहुमत की सरकार थी। लेकिन अभी 1989 के बाद में जो सरकारें बन रही हैं वो कैसी बन रही है, गठबंधन की सरकारें बन रही हैं। और गठबंधन की सरकारों का मतलब आप जानते हैं गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, वह सरकार जो एक से अधिक दलों से मिलकर बनती है। जब चुनाव के बाद में जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिले और
दल अपनी सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों से गठबंधन करते हैं, और वह संख्या जो जादुई आंकड़ा है 272, भारत में 272 सीटों को जुटाने के लिए 10 से 20 पार्टियों से गठबंधन करके गवर्नमेंट बना लेते हैं और अपना एक बहुमत दल का नेता चुन लेते हैं। ये गठबंधन सरकार, तो आजकल गठबंधन सरकार का युग चल रहा है, और इस गठबंधन सरकारों में कभी माया रूस जाती है, कभी ममता रूस जाती है, कभी कोई सा गठबंधन रूप जैसा अपने स्वार्थ के लिए। और ऐसी स्थिति में विपक्ष क्या कहता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, और वह क्या करता है, मतदान करवा लेता है, मतदान करवाता है पक्ष और विपक्ष में। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। 1989 के बाद में ऐसा हुआ है, कई बार आपने देखा होगा कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक पद से घिरी थी। इसी तरह से 1998 में उनकी सरकार को बहुत कम समय तक चली थी। तो ये सारी चीजें आप लोग देखें, अभी जो चल रहा है, इसके अलावा वीपी सिंह की सरकार 1989 में गिरी, तो ये विपक्ष के द्वारा लाया गया ये प्रस्ताव होता है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और उसके ऊपर सदन में मतदान करवाया जाता है, और जब विपक्ष के द्वारा लाया गया प्रस्ताव पारित हो जाता है, जिसे कहते हैं हम अविश्वास प्रस्ताव, तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? सत्ता पक्ष के द्वारा। सत्ता पक्ष, ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, ये सत्ता पक्ष। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा और विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा। जब चुनाव के बाद में, जैसे मान लीजिए किसी को गठबंधन प्राप्त नहीं हुआ या किसी को बहुमत दल प्राप्त नहीं हो, तो गठबंधन की गवर्नमेंट बनी, तो उसको एक निश्चित समय दिया जाता है कि आप इस निश्चित समय में अपना बहुमत सिद्ध करें। तो सत्ता पक्ष कई बार खुद भी अपना क्या सिद्ध करती है, बहुमत सिद्ध करती है, और अपने लोगों को, अपने दल के लोगों को, अपने समर्थन के लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कहा जाता है, और सब विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार बच जाती है। अगर विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये इस तरह के मुद्दे हैं, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के जरिए कार्यपालिका को संसद नियंत्रित करती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये आए दिन आप लोग कार्रवाई देखते हैं, और ये कार्रवाई देख के हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से सरकार काम कर रही है और सरकार को बांधे रखती है। एक तरह से संसद, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो उसको निरंकुश नहीं होने देती, उसको नियंत्रित करती है इन तरीकों से। तो आपका प्रश्न हल हो गया कि अगर ये आ जाए कि संसद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने के कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से साधन हैं, कार्यपालिका को कैसे संसद नियंत्रित करती है, तो इन तरीकों से वह उसको नियंत्रित करती है। इसके अलावा हमारी जो पार्लियामेंट है और कौन कौन से काम करती है, तो देखिए अगले काम की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि आज अगर विचार विमर्श की बात करें तो देश में सबसे बड़ा विचार विमर्श का जो मंच है वो कौन है? आपकी संसद है। आप लोग कहीं भी गली मोहल्ले में या कहीं भी रामलीला मैदान में या बड़ी से बड़ी विशाल रैली क्यों ना कर लें, उतना इफेक्ट नहीं जाएगा जितना बड़ा मंच, क्योंकि वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। 543 लोग जो हैं वो लोकसभा में बैठे हैं, 245 लोग आपके राज्यसभा में बैठे हैं। ये लोग भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और एक बड़ा मंच है विचार विमर्श का। तो जो भी समस्याएं हैं देश के सामने वो वहां पे रखी जाती हैं। इसका मतलब विचार विमर्श का सबसे बड़ा मंच भी संसद प्रदान करती है, ये भी इसका एक कार्य हो गया। इसके बाद विकास और कल्याण की जो योजनाएं, उनके ऊपर भी संसद में चर्चा होगी, चाहे मनरेगा हो, चाहे किसी प्रकार की कोई भी योजना हो। इन सभी योजनाओं के ऊपर जो देश हित में होती हैं, विकास के लिए जो डेवलप की जाती हैं, चाहे पानी नहर योजना हो, चाहे किसी भी प्रकार के विकास के लिए जो बनाए गए मॉडल है, नीति आयोग पर चर्चा कर लीजिए, आप योजना आयोग पर चर्चा कर लीजिए। जितनी भी योजनाएं बनेंगी वो संसद में ही पारित होती हैं। और इसके अलावा आप लोग लास्ट देखिए, जो आपका संसद है वो निर्वाचन का काम भी करता है। निर्वाचन का मतलब वो चुनाव भी करता है। किसका करता है? देखिए, वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, लोकसभा में लोकसभा के सदस्य अपने में से स्पीकर चुनते हैं, राज्यसभा में जो उपसभापति है, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है,
उपसभापति का चुनाव अपने में से करते हैं तथा इन सब का चुनाव करते हैं, और इन्हें चुनाव करने के बाद इनको हटाने का भी संसद को क्या है, पूरा पावर है। तो यहाँ पर देखिए इनको हटाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया, आर्टिकल कौन सा था, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें कौन सा आर्टिकल था। आपने पढ़ रखा है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस आर्टिकल में ये बात लिखी गई है। और इम्पीचमेंट एक शब्द लिखा हुआ था, महाभियोग, जिसके जरिए राष्ट्रपति एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर को, राज्यसभा के उपसभापति को, यहां तक कि राष्ट्रपति जो है उसको और राज्य का निर्वाचन करती था, इन्हें हटा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए भी संकल्प पारित कर सकती है। तो इस तरह से संसद बहुत बड़ा एक सदन है और देश के लिए विधायिका है, सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। और आज निरंतर उसकी कार्यों में जहां प्रगति हुई थी, लेकिन कार्यपालिका के कार्यों में प्रगति, क्योंकि कार्यपालिका अपने आप में लोगों का सदन है, यानी मंत्री परिषद लोगों से बनकर बना है, इसलिए आज उसके पावर बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं विधायिका की शक्तियों में थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है, फिर भी हमारे देश में संतुलन बनाया गया है इस तरह से कि किस तरह से वो कार्यपालिका को निरंकुशता से बचाती है। तो ये आज की जो टॉपिक थी वो कंप्लीट हुई, और हमारा जो लेसन था संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोगों के पास में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।